हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे क्वांटम संख्या या क्वांटम नंबर्स। तो हमने सबसे पहले देखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, मुख्य क्वांटम संख्या को। फिर हम अब जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है द्विगंशीय क्वांटम संख्या या एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो आइए देखते हैं। सेकेंड है, फर्स्ट हमने पढ़ ली थी मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम पढ़ रहे हैं द्विगंशीय क्वांटम संख्या या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इट रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एल। ये हुआ। द्विगंशीय क्वांटम संख्या में हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, है ना। तो इसमें सेकेंड पॉइंट जो होगा, यह कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। यह कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो यहां पर लिख देती हूं मैं, इट डिफाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। यह कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि L की वैल्यू 0 है तो उसके लिए S ऑर्बिटल आता है, और अगर L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए P ऑर्बिटल आता है। तो कैसे इनकी शेप कैसी होती है वो देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं, फर्स्ट L देखते हैं, उसके बाद में ऑर्बिटल और उसकी शेप कैसी होती है वो जो है वो द्विगंशीय क्वांटम संख्या बताती है। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर S ऑर्बिटल होगा और जो शेप होगी वो स्फेरिकल होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर L की वैल्यू 1 है तो उसके लिए P ऑर्बिटल होगा और जो उसकी शेप होगी वो डम्बेल होगी। नेक्स्ट इसमें अगर L की वैल्यू 2 है तो ये होगा D ऑर्बिटल, उसमें डबल डम्बेल हो जाएगा। तो उसको लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें थर्ड, मतलब अगर 3 होगी, L की वैल्यू 3 होगी तो उसमें F ऑर्बिटल होगा, उसकी जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स होती है, कोई निश्चित आकृति नहीं होती है उसकी। तो हमने देखा कि कैसे जो एजीमुथल क्वांटम संख्या है वो जो है ऑर्बिटल का शेप बताती है कि उसका शेप कौन सा है। तो हमने देखा फर्स्ट, अगर इसकी L की वैल्यू 0 है तो स्फेरिकल या गोलाकार लिखेंगे हम इसको, और डमरू के आकार की फिर P होगा तो D और F। ऐसे करके हमने देखा कि जैसे ऑर्बिटल की जो शेप है वो एजीमुथल क्वांटम संख्या के द्वारा निर्धारित होती है कि उसकी शेप कैसी होगी। यह कक्षक की आकृति को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे थर्ड, इसमें आएगा कि जो वैल्यू है, जो L की वैल्यू है वो N पर डिपेंड करती है कि जैसे कि ये जो है 0 से N-1 होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो वैल्यू ऑफ L
डिपेंड्स ऑन एन, जो एल की वैल्यू है वो एन पर डिपेंड करती है। जैसे कि जो वैल्यू होगी वो एल की वैल्यू जीरो से n-1 होगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल लेकर इधर देख लेते हैं या फिर यहीं पे देखो, यहाँ पर देखते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 होती है तो n-1 करेंगे, n-1 करेंगे तो 0 आएगा, तो उसकी केवल और केवल एक ही वैल्यू होगी, वो होगी l की वैल्यू होगी 0। तो 0 होगी तो उसके लिए s केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल आएगा, वो होगा s का 1s हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर n की वैल्यू 2 है तो n-1 करेंगे तो 1 होगा, तो 0 और 1 होगी इसकी वैल्यू, l की वैल्यू हो जाएगी 0 और 1, तो इसमें आ जाएंगे एक s का आ जाएगा और 3 p के ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 आ जाएंगे, ये 2s हो जाएगा और यहाँ पर px, py और pz होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो अगर n की वैल्यू 3 है, नीचे ले लेते हैं, n की वैल्यू है 3 तो n-1 कर लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो इसमें देखते हैं, तो 0 होगी, l की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, एक होगा 1 और 2, तो यहाँ पर 3 होगी, तो इसमें जो होंगे एक 3s होगा, एक 3p होगा जिसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, मतलब 3 सबशेल होंगे, तो उसमें 3p बोलेंगे, और एक और होगा जिसमें 5 होंगे, डी होगा वो, 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 3D। तो हमने देखा कि कैसे जो वैल्यू है वो n के ऊपर डिपेंड करती है, l की वैल्यू जो है वो n के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम 0 से n-1 लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, तो इसको क्लीन करके देखते हैं। इसमें कितने हो गए थे, 3 हो गए थे शायद, तो हाँ 3 हो गए थे, अब ये 4 होगा। तो यह उपकोशों के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। जो द्विगंशीय क्वांटम संख्या है ये उपकोशों के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। तो इट डिफाइंस द एनर्जी लेवल ऑफ सबशेल। यह उपकोशों के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती हैं। तो देखते हैं कि कैसे एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करती हैं यहाँ पर। तो देखिए इसको, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर P वाले को, तो इसमें 3 सबशेल है, तो इसकी एनर्जी जैसे कि Px है, Py है और Pz है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो जो एनर्जी होगी वो इनमें, मतलब इनकी एनर्जी जो है वो नियरली सेम होती है, इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। इसको थोड़ा सा सही से नहीं बन रहा, तो इनकी एनर्जी जो रहती है वो नियरली सेम रहती है, मतलब तीनों की एनर्जी है वो सेम नहीं रहती है। पहले इलेक्ट्रॉन आता है तो सबसे कम एनर्जी वाले में भरेगा, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इस वाले उपकोश में जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा, फिर उसके बाद में इसमें जाएगा, क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। सबसे पहले जो px की एनर्जी है वो कम होगी, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यह उपकोशों के ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, तो इसमें 5वां पॉइंट होगा कि यह कक्षक के कोणीय समय को प्रदर्शित करती है। यह कक्षक के कोणीय कक्षक के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती हैं। तो ये होगा, इट डिफाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल। यह कक्षक के कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है। इट डिफाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल।
यहाँ पर जितनी भी बातें होगी वो सब ऑर्बिटल के बारे में होगी। जो मुख्य क्वांटम संख्या देखी थी उसमें हम ऑर्बिट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पर ऑर्बिटल के बारे में। कक्षा और कक्षक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट के बारे में बताती है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो जो है ऑर्बिटल के बारे में बताती है। तो इसमें उसका कोणीय संवेग या फिर उसका एनर्जी लेवल है वो अलग अलग होगा, ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों में ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला इसके लिए थोड़ा अलग रहेगा। तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला रहेगा एम वी आर, ये हो जाएगा h अपॉन में 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई इसमें आ जाएगा l और l+1 ऐसे होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो जैसे कि वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर 3s के लिए देख रहे हैं, हम 3s के लिए देख रहे हैं, तो जो s की वैल्यू होगी वो 0 होगी। यहाँ पर ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या n की वैल्यू है यहाँ पर 3, और l की वैल्यू जो है वो हमने देखा था वहां पर, जो उसकी शेप बताई थी हमने, उसमें लिखा था कि अगर l की वैल्यू 0 होती है तो s ऑर्बिटल रहता है। तो यहाँ पर s जो है ये 0 है, तो हम इसके लिए निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम का मान। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर h अपॉन 2 पाई ऐसा कैसा ही रहेगा। यहाँ पर l की वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पर 0 और 0+1, तो ये हो जाएगी पूरी ही 0 हो जाएगी। तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, एक और लेते हैं एग्जाम्पल, और उसमें देखते हैं। अगर देखते हैं हम इसमें, अगर 3D के लिए देखते हैं, हम 3D के लिए देखते हैं, तो 3D के लिए इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा h अपॉन 2 पाई होगा, और यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू d के लिए कितनी होती है, तो d के लिए होगी 2, क्योंकि s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, इसमें थोड़ा सही लिखती हूँ, इसमें वैल्यू रखेंगे हम। तो यहाँ पर 2 और 2+1 कर देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और इंटू 2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √6h/2 पाई। तो हमने देखा कि जैसे कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो यहाँ पर केवल h/2 पाई करते हैं और l+1 कर देते हैं। और उसी में हमने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखी थी उसमें देखा था कि वहां पर जो है nh/2 पाई होता है, क्योंकि वहां पर n की वैल्यू रखनी होती है, जबकि यहाँ पर जो है l की वैल्यू रखनी होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है और d के लिए 2 होती है। तो यहाँ पर हमको l की वैल्यू रखनी थी, तो l की वैल्यू 2 थी, तो 2 रखा हमने और यहाँ पर ऐसे निकाला। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, डिटरमाइन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इधर ही देख लेते हैं क्योंकि नीचे कभी नजर नहीं आया, तो यहीं पे देखते हैं हम। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 3s के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, 3s के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं कक्षा के लिए या फिर ऑर्बिट के लिए, है ना, यहाँ पर, और इधर देखते हैं ऑर्बिटल के लिए, कक्षक के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला होगा वो mv/r और nh/2 पाई होगा, है ना। और इधर देखते हैं, तो यहाँ पर जो होता है mv/r और h/2 पाई, और इधर l+1, है ना। तो इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर जो है n की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर रखेंगे उसमें mv/r, और ये हो जाएगा 3h/2 पाई, है ना। तो इसका हो जाएगा h/पाई, है ना, ये वैल्यू होगी इसकी। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो होगी जो s है, s के लिए जो वैल्यू होती है l की वो 0 होती है। तो यहाँ पर रखते हैं हम h/2 पाई, और ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख के वैसे कोई मतलब नहीं आ रहा है, 0+1 कर देंगे हम, तो यहाँ पर जो होगी पूरी 0 हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम का मान होगा 0। तो हमने देखा कि कैसे निकालते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम।
इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं कि अगर हमको सबशेल की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ सबशेल निकालने हैं, तो वो कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, तो उसके लिए इसमें नंबर ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ सबशेल मतलब उपकोषों की संख्या अगर निकालनी है तो वो कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पर देते हैं, तो 2n-1 कर देते हैं। तो अगर हमको जैसे कि n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे हम 2 इंटू 1-1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल रहेगा वो एक ही उपकोष रहेगा, वो होगा 1s। अब देखते हैं, उपकोषों की संख्या बता रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर जो n की वैल्यू है अगर 2 है, तो यहाँ पर जो है 2 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 में से -1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। जो n की वैल्यू अगर 2 हुई तो यहाँ पर 3 होगी, तो यहाँ पर एक s का आ जाएगा और 3 p के आ जाएंगे। तो ऐसे हमको सबशेल की संख्या निकालनी है अगर, तो 2n-1 करेंगे। और अगर हमें जो सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उनको निकालना है कि सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम 2 इंटू 2 कर देंगे, जैसे कि इंटू यहाँ पर 2 कर देंगे और 2n-1 कर देंगे। अब हम देखते हैं कि कैसे नोट्स को कैसे निकालते हैं, जैसे कि रेडियल और स्फेरिकल नोट्स हैं उनको कैसे निकालते हैं, तो वो देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम कि अगर हमें नोट्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ रेडियल एंड स्फेरिकल नोट्स अगर निकालने हैं, नोट्स निकालने हैं तो उसके लिए हम करते हैं n-l-1 करते हैं, तो हमें जो नोट्स हैं वो मिल जाते हैं। जो n की वैल्यू है उसमें से l माइनस कर लेते हैं और 1 को माइनस कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ रेडियल एंड स्फेरिकल नोट्स मिल जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ एंगुलर नोट्स निकालने हैं, तो उसके लिए जो l होगा वो ही एंगुलर नोट्स होंगे। और नंबर ऑफ टोटल नोट्स निकालने हमें, टोटल नोट्स अगर निकालने हैं तो उसके लिए हम करते हैं n-1 करते हैं। और देखते हैं एक और, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, तो उसके लिए भी जो l की वैल्यू होगी वही नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स होंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट, तो उसमें देखते हैं जो थर्ड होगी हमारी वो होगी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या या चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसमें देखते हैं, तो ये सबसे पहला पॉइंट इसे जो है इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट होगा इसका, इट बाय स्मॉल m। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, तो यह जो है चुंबकीय अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं, यह चुंबकीय अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। इट डिफाइंस द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन, इट डिफाइंस द मैग्नेटिक ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें थर्ड, तो जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है उसकी जो वैल्यू है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर निर्भर करती है, उसका मान है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान है, चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान जो है द्विगंशीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम चुंबकीय क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या का मान द्विगंशीय क्वांटम संख्या पर
निर्भर करता है। तो वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन l, है ना। तो जो m की वैल्यू है वो l पर डिपेंड करेगी। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर m की वैल्यू जो होगी वो होगी -l टू 0 और 0 टू +l, ये होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो सबसे पहले अगर l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर केवल जो m की वैल्यू होगी उसमें केवल एक ही आएगा, 0 है तो 1s आ जाएगा। अगर l की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर देखते हैं हम, अगर l की वैल्यू 1 है तो इसमें हो जाएगा, जैसे कि इसकी वैल्यू जो है माइनस से प्लस तक चलेगी। अगर l की वैल्यू 0 है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही आएगा, एक ही वैल्यू आएगी, तो वो 0। और यहाँ पर अगर 1 है वैल्यू तो इसमें माइनस से प्लस चलेगा, तो इसमें हो जाएगा -1 0, तीन वैल्यू होगी इसकी, -1 0 और +1, क्योंकि ये माइनस से प्लस तक जाएगी। तो -1, l की वैल्यू 1 है तो -1 0 और +1, तो यहाँ पर जो होंगे वो जैसे कि 3 होंगे, 3 सबशेल होंगे, उसमें l की वैल्यू 1 होती है तो उसमें कौन सा सबशेल आता है, उसमें p आता है। जैसे कि l की वैल्यू 0 थी तो उसमें s ही आता है, और अगर l की वैल्यू 1 है तो उसमें आता है p, तो p के लिए 3 वैल्यू होगी, -1 0 और +1, तो यहाँ पर ये px होगा, py होगा और pz होगा। अब देखते हैं अगर l की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 2 है तो उसके लिए d आता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें 5 होते हैं, तो 3 और एक और इधर कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसमें, तो यहाँ पर 5 होंगे, 1 2 3 4 और 5, तो इसको बोलते हैं pxy, और ये yz, और ये होता है zx, और ये होता है px² - y², और ये होता है pz²। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इन तीनों को हम बोलते हैं T2G, और इनको बोलते हैं EG, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है उनको EG, और जिनकी एनर्जी कम होती है उनको T2G। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू आई है 2l, l जो है 2 है, तो यहाँ पर इसकी कितनी वैल्यू होगी 5, तो यहाँ पर +2 नहीं, यहाँ पर इधर तो माइनस आएगा, -2 होगा और -1 होगा, इधर 0 होगा, +1 होगा और +2 होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर ऐसे इसमें अगर जो इसकी वैल्यू है m की वैल्यू है वो l पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर l की वैल्यू जो है 2 है तो यहाँ पर इसमें माइनस से प्लस चलेगा, तो -2 -1। अगर हमको बोल दिया जाए कि px y की वैल्यू बताइए m के लिए, तो यहाँ पर +-1 2 ऐसे करके जो भी वैल्यू है वो बता देनी है हमको। और जो अगर l की वैल्यू 3 है तो उसके लिए फिर 7 आएंगे, उनमें देखेंगे कि कितने जो है 7 है, तो उसमें हम निकाल के वो रख देंगे कैसे कैसे माइनस से प्लस चलेगी। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर को। तो यहाँ पर जो 4 है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर या चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें देखते हैं हम, तो इसे इट बाय एस, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें सेकेंड, तो जो ये इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती हैं। तो इट डिफाइंस द स्पिन ओरिएंटेशन
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण के अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, थर्ड। तो ये जो क्वांटम संख्या है, जैसे कि कोई भी नाभिक के बाहर जो शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये जो चक्कर लगाते हैं ये नाभिक के चारों ओर लगाते हैं, फिर उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर भी स्पिन करते हैं। तो ये क्वांटम संख्या वो बताती है कि, लिखते हैं यहाँ पर, यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, मतलब स्पिन करते हैं। जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और जो है ये अपने अक्ष पर भी स्पिन करते रहते हैं। तो ये बताया था इसमें स्पिन क्वांटम नंबर में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें, तो ये है जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण से उत्पन्न हुई है। समीकरण से उत्पन्न हुई है। ये जो है तो यह श्रोडिंगर तरंग समीकरण से उत्पन्न हुई है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि कोई भी ऑर्बिटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज रहता है और एक एंटी क्लॉकवाइज रहता है। जैसे कि इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और ये जो रहता है ये एंटी क्लॉकवाइज रहता है। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं तो इसकी माइनस, इसकी तो प्लस होती है, प्लस हाफ, और जो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको माइनस हाफ लिखते हैं हम यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने चारों क्वांटम संख्याएं देखी, उसमें सारी चीज़ें देखी कि कैसे जो मुख्य क्वांटम संख्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो ऑर्बिट के बारे में बात करती है। उसके बाद में देखा सेकेंड वाली जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, जो ऑर्बिटल के बारे में बात करती है, उसके एनर्जी लेवल के बारे में बात करती है, और जो एंगुलर मूवमेंट है वो ऑर्बिटल का उसके द्वारा निकलता है। फिर हमने देखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि चुंबकीय अभिविन्यास को प्रदर्शित करती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसे किससे प्रदर्शित, जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसे एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो एजीमुथल क्वांटम नंबर या द्विगंशीय क्वांटम संख्या है उसे एल से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, दो वैल्यू होती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती है तो उसके लिए माइनस लेते हैं, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहती है उसके लिए हम प्लस हाफ लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लस हाफ और माइनस हाफ ही लें, ये तो कोई अदर एग्जाम होती है। तो उसके लिए अगर जो वैल्यू होती है प्लस हाफ भी हो सकती है, माइनस हाफ भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि जो केवल प्लस हाफ ही होगी या माइनस हाफ ही होगी, अगर ऊपर या नीचे जाए तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो ये है कि ये अगर ऊपर जाएगा तो प्लस हाफ और नीचे आएगा तो माइनस हाफ होगा। अब हम देखते हैं कुछ एक दो एग्जाम्पल लेकर कि कैसे हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे कि 4D4 के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हमें जैसे कि डायरेक्ट एन और एल की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन एम और एस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो जैसे कि एन की वैल्यू है 4, तो एन बराबर है 4, और डी देखते हैं, जैसे डी देखते हैं तो जो एल है वो 0 होती है, तो एस एल की वैल्यू 0 होती है, तो एस ऑर्बिटल होता है, 1 होती है तो पी होता है, और 2 होती है तो डी होता है। तो यहाँ पर जो एल की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। अब देखते हैं हम यहाँ पर एम और एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो डी है, तो डी जो है इसमें डी ऑर्बिटल के लिए हम कितने, तो यहाँ पर देखते हैं 5 होते हैं, डी में 5 होते हैं सबसे 1 2 3 4 और एक और 5 है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको भरते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 2 3
और 4। तो ऐसे भरना है, डायरेक्ट जोड़े नहीं बनाने हैं इनके, पहले एक एक करके भरेंगे, फिर उसके बाद में जो है पेयर बनेगा इनका। तो यहाँ पर हमने 4 थे तो 4 को भर दिया है। अब उसमें देखते हैं कि इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का की वैल्यू है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है अगर एल की वैल्यू 2 होती है तो हम प्लस से माइनस जाते हैं। तो यहाँ पर जो होगी कौन कौन सी होगी, एक तो -2 होगी, उसके बाद में -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी और +2 होगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी +1। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या जो है उसकी वैल्यू होगी +1। तो यहाँ पर देखते हैं एन की वैल्यू आई है हमारे पास 4 और एल की वैल्यू है 2 और उसके बाद में एम की वैल्यू आई है +1 और जो एस की वैल्यू आएगी ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसके लिए हम लेंगे +½ लेंगे। तो ये हमारे पास तीनों क्वांटम संख्याओं की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं 3D3 के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास है 3 और d को देखते हैं। तो जैसे ही d को देखते हैं तो जो l की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी हमारे पास। और देखते हैं d में, तो d में 5 होते हैं, 5 सबशेल होते हैं। तो इसमें लिखते हैं हम, यहाँ पर भी d ही है तो 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिए देखते हैं तो यहाँ पर प्लस से माइनस चलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन है 3 तो 1 2 और 3 डाल दिए। उसके बाद में प्लस यहाँ पर -2 आ जाएगा, फिर -1 आ जाएगा और 0 और +1 और +2 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू होगी वो 0 होगी और जो s की वैल्यू होगी वो भी +½ होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम। और तो एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं। अगर हमको निकालने के लिए बोल दिया जाए 4p, 4 के लिए निकालिए। तो यहाँ पर देखते हैं तो n की वैल्यू है 4 और p की वैल्यू देखते हैं। तो ये होती है, जैसे कि p है तो l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है तो p होता है। तो इसमें देखते हैं p में तो 3 ही होते हैं, 3 px, py और pz। तो यहाँ पर देखते हैं तो 0 जो -1 से जो +1 तक जाएगी तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, 0 और +1 हो जाएगी। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, तो एक एक करके सब में भरेंगे। फिर उसके बाद में चौथा है वो कहाँ पर जाएगा, तो वो यहाँ पर जाएगा और एक एक करके सब में भरना है। फिर चौथा, फिर जो है पेयर बनाने हैं तो ये होगा इधर। तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको -½ लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो m की वैल्यू जो होगी -1 होगी। तो हमने देखा कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं।